made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का या 2 अक्टूबर का हो, हम अक्सर इन दिनों पे पुरानी बातों को, इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि आज़ादी से पहले भारत की स्थिति कहाँ पे थी, आज़ादी के पहले भारत में क्या हुआ करता था, आज़ादी के बाद भारत में क्या सुधार हुआ, कहाँ पे कमी रह गई है। इन सभी को लेकर हम अक्सर तुलना करते हैं। तो आज भी उसी तरह से तुलना किया जाएगा जैसा हम अक्सर किया करते हैं। तो यहाँ पे 10 पॉइंट दिया गया, इन 10 पॉइंट में से एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं उन पॉइंट को शुरू करने से पहले। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आज मेरे पास 27 पैसे हैं, तो सबसे पहला तो आपका उत्तर होगा कि 27 पैसे की कीमत आज क्या है। 27 पैसे की वैल्यू आज से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन आप सभी को समझना होगा कि 27 पैसे की कीमत 15 अगस्त 1947 अर्थात जब भारत आजाद हुआ था उस समय कितनी रही होगी। इसी 27 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, और आज जितने में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है उतने में आजादी के बाद भारत में 10 ग्राम सोना मिल जाता था। और इसी 1 लीटर पेट्रोल के दाम में दिल्ली से मुंबई के बीच की यात्रा ट्रेन से अगर आप जाते तब भी कम से कम 4 बार आप यात्रा कर सकते थे। आज आप एक दिन में 249 रुपया खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इनकम बढ़ चुकी है। लेकिन आप सभी को याद होना चाहिए कि आजादी के समय जब भारत आजाद हो चुका था उस समय हर व्यक्ति की जो औसत आय थी 1 वर्ष की, वो 249 रुपया हुआ करते थे। पिछले 73 वर्षों में देश में बहुत ही कुछ बदला है। कितना बदला है, कहां कहां किन सेक्टर में क्या बदलाव आया है, तो लगभग इन 10 सेक्टरों के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत में आजादी के बाद से कितना बदलाव आया। 15 अगस्त 1947 से तुलना किया जाए तो इसमें कितना बड़ा अंतर आएगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा है देश की आबादी। देश की आबादी के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया जाए, क्योंकि उस समय भी देश की आबादी बहुत ही अधिक हुआ करती थी, और आज 2020 में आपको पता है कि कितनी आबादी हो चुकी है। बताया ये जाता है कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली, पाकिस्तान अलग देश बना, भारत भी अलग देश बना, उस समय भारत की आबादी 34 करोड़ हुआ करते थे। और देश में जब आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना कराई गई तो ये जनसंख्या 34 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गई थी। देश की आबादी के साथ ही हमें साक्षरता दर को भी यहाँ पे समझना होगा कि 1947 में कितने लोग पढ़े थे और आज 2020 में कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं। 1947 में मात्र 12% लोग ही पढ़े लिखे थे, जबकि 1947 में जनसंख्या 34 करोड़ हुआ करते थे। 1951 में जनसंख्या बढ़कर 34 से 36 करोड़ हो गई, तब ये जो साक्षरता दर है ये 12% से बढ़कर लगभग 18% हो गई। और आज 2011 की जनगणना के अनुसार 74% हो गई है भारत की साक्षरता दर, और जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ मानी जाती है। वहीं देश में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI के अनुसार मई 2020 में भारत की कुल आबादी 137 करोड़ हो चुके थे। अगर आप 1947 की भारत की आबादी को इस समय से तुलना करें तो करीब 4 गुने से भी अधिक आबादी बढ़ चुकी है। बताया ये भी गया कि आने वाले 2050 तक भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो जाएगी। जैसा आप 2011 की जनगणना के अनुसार तुलना करते हैं तो आज भारत की आबादी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है, तो वहीं पहले नंबर पे चाइना देश का स्थान आता है। दूसरा पॉइंट है देश की जीडीपी। किसी भी देश की आर्थिक हालत कैसी है इसको जानने के लिए सबसे जरूरी पैमाना देश की जीडीपी होता है। बताया ये जाता है कि आजादी से पहले जब अंग्रेज यहाँ पे भारत में आए हुए थे उस समय भारत की कुल जीडीपी पूरे विश्व में देखा जाए तो करीब 22% से अधिक हुआ करते थे। तो वहीं 18वीं शताब्दी में बताया ये जाता है कि भारत की जो जीडीपी हुआ करती थी वो पूरी दुनिया में देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी भारत देश की हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का यहाँ पे शासन शुरू हुआ वैसे वैसे धीरे धीरे जीडीपी घटती चली गई। भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से गड़बड़ होते चले गए। तो इसी तरह से 1947 में भारत की कुल जीडीपी 2,70,000 करोड़ रुपए थी। अगर पूरे विश्व की जीडीपी से तुलना किया जाए तो ये लगभग 3% हुआ करते थे। 2019 और 20 में भारत की कुल जीडीपी बढ़कर
करीब 147 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया। अगर आज तुलना किया जाए 1947 के डाटा से तो करीब 55 गुने से भी अधिक की वृद्धि भारत की कुल जीडीपी में हो चुकी है और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाते हैं। आज भारत का 4% शेयर है पूरे विश्व की जीडीपी में। तीसरा पॉइंट है इनकम। इनकम के बारे में बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति की आय 1947 में क्या थी और आज 2020 में प्रति व्यक्ति की आय कितनी हो चुकी है। आज 249 रुपए में क्या होता है, एक अच्छा सा प्लान भी नहीं आता है। जैसे जियो का यहाँ टेबल दिखाया गया है तो आपसे कहा जाए कि 249 का आप रिचार्ज कर लीजिए, अपने जियो का नेट भरवा लीजिए, तो आप 249 का ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो प्रतिदिन 249 रुपए से भी अधिक खर्च कर देते होंगे मात्र एक दिन में। लेकिन आप सभी को यहाँ पे समझना होगा कि 1947 में हर आदमी की इनकम 249 रुपया हुआ करते थे। आज 2020 में ये बढ़कर इनकम 1,35,000 रुपए से भी अधिक की हो गई है। ये प्रति वर्ष की बात किया गया है। अगर 1947 से तुलना किया जाए तो करीब 542 गुना की वृद्धि हुई है। इसके बाद का पॉइंट हमारा है गरीबी का हाल। आजादी से पहले भी भारत में गरीबी बहुत बड़ी समस्या मानी जाती थी और आज 73 साल बाद भी भारत में गरीबी ही सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि जब भारत में इनकम बढ़ी, जैसे मैंने पहले बताया कि 1947 में लोगों की इनकम एक साल में 249 रुपया हुआ करती थी, लेकिन आज 2020 में बढ़कर 1,35,000 रुपया हो चुकी है। लेकिन फिर भी गरीबी की जो समस्या है वो जितना पहले थी आज भी उससे कोई कमी नहीं हुआ है। 1947 में 80% आबादी करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। उसी तरह से आज 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ये पूरी आबादी का आज की आबादी से तुलना किया जाए तो करीब 22% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 1956 में गरीबी के लिए एक मानक तैयार किया था। ये मानक थे शहरों और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग थे कि शहर के लिए अलग मानक थे, गांव के लिए अलग। शहरों के लिए यह बनाया गया था कि शहर का कोई भी व्यक्ति प्रति महीने यदि 1,000 रुपए से अधिक कमाता है, किसी भी माध्यम से कमाता है, तो उसे गरीबी रेखा से नीचे यापन के जो लिस्ट है उससे बाहर माना जाएगा। इसी तरह से गांव के लिए बनाया गया था। जैसे शहर के लिए 1,000 लिमिट बनाया गया था, गांव के लिए 816 रुपया प्रति महीने की थी कि इससे अधिक अगर कोई कमाता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग माने जाएंगे, चाहे वो गांव के हों या शहर के, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन माने जाएंगे। जो लिस्ट तैयार करेगी सरकार उसमें उनका नाम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोने की कीमत। ये तो सभी को पता होगा कि हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के घरों में पहले सोना होता था, मंदिरों में सोना होता था। आज भी ऐसा नहीं है कि लोगों के घरों में व मंदिरों में सोने की कोई कमी है। आज भी अगर मैं बात करूं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डाटा के अनुसार तो आज भी घरों और मंदिरों का मिला के सोना करीब 25,000 टन सोना निकलेगा। इसकी कीमत बताया गया कि करीब 75 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक इतने सोने की कीमत होगी। और आज भी दुनिया की कई देशों की जीडीपी से ज्यादा सोना घरों व मंदिरों में पड़े हुए हैं। बताया तो ये गया है कि 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपए 62 पैसे हुआ करता था। तो वहीं आज 2020 में अगर 10 ग्राम सोने की कीमत देखा जाए तो करीब 54,000 से अधिक रुपए आपको देना पड़ेगा। 1947 और 2020 के आंकड़े से अगर आप तुलना करें तो करीब 600 गुने की वृद्धि हो चुकी है सोने के दाम में। अर्थात उस समय जितने रुपए में हमें 10 ग्राम सोना मिलता था आज उतने रुपए में हमें 2 लीटर दूध भी शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भारत में औसत शुद्ध दूध की कीमत करीब 50 रुपए बताई जा रही है। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। छठे पॉइंट में बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है पेट्रोल का रेट। जैसे हमने बात किया कि सोने की कीमत, उसी तरह से पेट्रोल और डीजल भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सोने के बाद पेट्रोल की बात ना की जाए तो बहुत ही बेईमानी मानी जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि आज़ादी के समय भारत में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड थी और आज 2020 में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड है। तो 1947 का कोई भी आंकड़ा नहीं है कि कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, लेकिन 1951 का आंकड़ा है। 1951 में करीब पूरे भारत में 3 लाख गाड़ियां रजिस्टर हुआ करते थे और वहीं आज 2020 में ये गाड़ियां बढ़कर 3 लाख से 30 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर हो चुकी है और इससे भी कहीं ज्यादा इतनी गाड़ियां होंगी जो बिना रजिस्टर्ड के घूम रही होंगी। तो इस तरह से तुलना किया जाए पेट्रोल की कीमत 1947 में बताया गया था कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 27 पैसे मात्र थी। इसीलिए मैंने बात शुरू
27 पैसे से शुरू किया था कि 27 पैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास है तो आप कहेंगे कि 27 पैसे तो बहुत ही पहले बंद हो चुका था। लेकिन 1947 में आपको 27 पैसे में ही 1 लीटर पेट्रोल मिलता था और आज 2020 में 27 पैसे की बात छोड़िए, आपको 80 रुपए पे करने होंगे 1 लीटर पेट्रोल का। तो इस तरह से 1947 और 2020 में पेट्रोल की कीमत से तुलना किया जाए रेट का तो करीब 300 गुने की वृद्धि हो चुकी है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल का जो रेट है वो पेट्रोल के दाम से भी हाई हो चुका है। ये आप पहली बार देखे और पहली बार सुने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के बारे में बात किया जाए तो आप सभी को याद होगा कि 16 अप्रैल 1853 का वो दिन था जब हमारे देश में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में करीब 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाया गया था। इसके बाद से रेलवे की पटरियां बिछती गई और आज इसका पूरा एक जाल बिछ चुका है पूरे भारत में और आज रेलवे को भारत में लाइफ लाइन के रूप में माना जाता है। रेलवे को लाइफ लाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा भारत में माध्यम है जो करोड़ों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। जैसा आपने 1947-1948 के समय में देखा कि जब भारत और पाकिस्तान का इस तरह से बंटवारा हुआ तो इधर से लोग उधर से लोग इधर आ रहे थे, उसी तरह से आपने 2020 में देखा कि जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ भारत में, उसके बाद से जो प्रवासी मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे स्थान राज्य जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का काम रेलवे ने ही किया है। 1950 में बताया गया था कि 128 करोड़ यात्री सफर करते थे रेलवे के माध्यम से एक साल में, तो वहीं 2019 में ये बढ़कर 843 करोड़ यात्री हो गए एक साल में रेलवे की यात्रा करने वाले। इस तरह से 1947 और 2020 के आंकड़ा या 2019 के आंकड़े पे नजर डाले तो करीब 6.5 गुने की वृद्धि हो चुकी है। 1 किलोमीटर के किराए पे नजर डाले तो 1950 में 1 किलोमीटर का किराया मात्र 1.5 पैसा, 1.5 पैसा किराया था 1 किलोमीटर जाने का। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 2018 का यहाँ लगाया गया है, 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 किलोमीटर का रेट 44 पैसे से अधिक हो चुका है। दोनों में तुलना किया जाए तो करीब 30 गुने की वृद्धि हुई है। इसी के साथ रेलवे की कमाई पर भी नजर डाला जाए तो 1950 में रेलवे की कमाई एक वर्ष में, एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें करीब 98 करोड़ रुपया हुआ करते थे और आज 2018 में ये 98 करोड़ रुपया से बढ़कर करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक वार्षिक कमाई रेलवे के माध्यम से भारत सरकार को होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन बजट। इंडियन बजट के बारे में बताया गया कि सब कुछ बढ़ रहा, आपने देखा कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, सोने का दाम, सभी का दाम बढ़ रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का खर्चा भी प्रतिवर्ष बढ़ता है। देश के आजाद होने के बाद देश का पहला बजट अगर 15 अगस्त 1947 से माना जाए 31 मार्च 1948 तक भारत सरकार ने करीब 197 करोड़ रुपए देश पे खर्च किया था। और इसी तरह से 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष का बजट पे नजर डाले तो इस वर्ष का बजट करीब 30,42,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट भारत सरकार ने पेश किया है। 1947 और 2020 के बजट में करीब 15,000 गुने की वृद्धि मानी गई है और ये जो पैसा होता है ये एजुकेशन, हेल्थ, अन्य सेक्टरों पर डेवलपमेंट के लिए और सिक्योरिटी जो सुरक्षा की बात होती है जैसे राफेल मंगाया गया है, ऐसा शुरू से ही भारत ने इस तरह से इन सेक्टरों पे अधिक से अधिक पैसा खर्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉलर वर्सेस रुपया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आपने सुना होगा कि आजादी के समय $1 की वैल्यू 1 रुपया के बराबर हुआ करती थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सरकारी आंकड़ा में कहीं भी नहीं है कि $1 की वैल्यू 1 रुपया के बराबर आजादी से पहले या आजादी के बाद ऐसा हुआ करता था। ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक है। आप इसका नाम जानते भी होंगे, अगर इनके बारे में नहीं जानते तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये कंपनी फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस भी प्रदान करती है। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे आपके पास डॉलर है आप उसे रुपया में बदल सकते हैं, रुपया है तो डॉलर में बदल सकते हैं, किसी भी देश की मुद्रा हो आपके पास वो आसानी से ये कंपनी आपको बदल के दे सकती है। इनकी वेबसाइट पर जो डाटा उपलब्ध है उनके अनुसार 1947 में $1 की वैल्यू करीब भारत के 3 रुपए 30 पैसे के बराबर हुआ करती थी। ये सच्चाई है, ये आपको समझना होगा। और वही 14 अगस्त तक का मैं आंकड़ा बताऊं तो 14 अगस्त 2020 तक $1 की कीमत 74 रुपए 79 पैसे के बराबर इस समय चल रहा। तो 1947 में $1 की कीमत और 2020 में 14 अगस्त तक का डाटा देखा जाए
तो करीब 23 गुने की वृद्धि हो चुकी है। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या होता है ये आपको समझना होगा। रुपयों का कमजोर होना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी प्रभाव पड़ता है। दरअसल होता यह है कि दुनिया के हर देश के पास दूसरे देश की मुद्रा का रिजर्व रहता है। जैसे भारत की मुद्रा चीन के पास, चीन की मुद्रा भारत के पास, भारत की मुद्रा अमेरिका के पास, ऐसे हर देशों के पास अलग अलग देश की मुद्राएं एक रिजर्व में, एक लिमिट में रखी जाती है, जिसके माध्यम से आदान प्रदान या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता। कुछ ऐसे देश होते हैं जो पैसा नहीं लेते हैं, बदले में सामान लेते हैं। जैसे भारत और ईरान का रिलेशन देख लिया जाए तो भारत न तो ईरान से पैसा लेता है, न ही ईरान भारत से पैसा लेता। ईरान जितने का सामान भारत को बेचा, भारत भी उतने का सामान ईरान को बेच देता है। तो इस तरह से लगभग व्यापार चलता रहता है। इससे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कहा जाता है। 1950 में भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में करीब 1029 करोड़ रुपया हुआ करती थी। तो वही 2018 के आंकड़े के अनुसार 28,55,000 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत सरकार के पास हुआ है। तो इस तरह से इन आंकड़ों से अगर तुलना किया जाए तो 1947 और 2020 के आंकड़े से तो करीब 2500 गुने की वृद्धि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वृद्धि हुई है। यह इतना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि संकट के समय में इन पैसों का इस्तेमाल भारत सरकार या जो केंद्र सरकार, हर देश की सरकार होती है, वो इसका अच्छी तरह से यूज करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा जो देश में केंद्र सरकार की बैंक होता है, जैसे भारत में सबसे बड़ा बैंक या जो केंद्रीय बैंक है वो आपका आरबीआई है, तो इसको भी सबसे अधिक फायदा इसके माध्यम से होता है। तो ये थे हमारे 10 ऐसे पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि 1947 का भारत और 2020 का भारत में कितना बड़ा अंतर है। कुछ ऐसे और पॉइंट होंगे जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। अगर आपको उनके पॉइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।